हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए बच्चों, अभी जो हम 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, इसके पहले वाले लेक्चर तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो था हमारा वो टॉपिक क्लियर हुआ और आज हम सेकेंड पेपर में ही आपका एक अगला चैप्टर है, वो न्यू चैप्टर, उसको हम शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है एमीन। क्या नाम है भैया? एमीन। मैंने पूरा एक चैप्टर के आपको जितने आपके यहाँ 12th में मतलब चैप्टर हैं और उनमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा है बताया हुआ है, उस चैप्टर में आपको उस लेक्चर में जाकर के आप पूरा उस चैप्टर के डिटेल के बारे में समझ सकते हैं। तो एमीन जो चैप्टर है ये जान लीजिएगा, आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर इंपॉर्टेंट, आपके लिए कुछ इसमें नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, हिंसबर्ग परीक्षण, ग्रिबल थैलिमाइड अभिक्रिया और एमीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एमीन का क्लासिफिकेशन क्या है, एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस लेक्चर्स में हम आपको एक बेसिक थीम देंगे, एक बेसिक आइडिया आपको क्या होगा इस क्लास में आपको मिलेगा और उसी बेसिक आइडिया के ही आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे अपना वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे एकदम विधिवत तरीके से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो एमीन्स आपका जो चैप्टर है या टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगा वो आपको इस पुरानी किताबों में अगर देखते थे तो इसको क्या किया जाता था, नाइट्रोजन एवं उसके यौगिक के नाम से क्या किया जाता था, इस चैप्टर को बताया जाता था। लेकिन आज के इस लेक्चर्स में हम पहले क्या बताएंगे, पहले तो यही आपको बताने जा रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हुआ करता है, सबसे मेन स्पेशल जो एटम होता है वो आपका कार्बन होता है। कार्बन के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हर हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होता है आपका ऑक्सीजन भी होता है। तो सबसे पहली चीज जो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का सीधा अर्थ यही होता है कि these are organic compounds in which presence of nitrogen atom is called nitrogen containing compound। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हुआ करता है, आपका नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है या पाया जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहा किया करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो, और इसके अंतर्गत कई फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका साइनाइड होता है, नाइट्रो होता है, आइसोसाइनाइड होता है, एमाइड होता है आपका। तो ये सब एजो ग्रुप हुआ करता है, एमीन्स हुआ करते हैं, ये सब पूरे जान लीजिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और अब केवल जो आपको पढ़ना है इसमें ज्यादा करके एमीन्स पढ़ना है और आपको ध्यान देना है किसकी तरफ, एजो ग्रुप की तरफ। तो दो कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम विधिवत समझना है। तो पहले हम नाइट्रोजन युक्त यौगिक की बात करेंगे, तो सीधा सीधा बताएंगे, वे कार्बनिक यौगिक, क्या हम बताने जा रहे हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगर हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं तो सीधा सा बात है जो सबसे मेन चीज होगा वो नाइट्रोजन परमाणु तो होगा ही। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन परमाणु क्या हुआ करता है, आपका उपस्थित होता है। अगर उसमें नाइट्रोजन परमाणु आपका उपस्थित है तो नाइट्रोजन युक्त क्या होंगे, आपके यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, रसायन पढ़ रहे हो तो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। पहली चीज तो ये इसकी क्या रही, डिफिनेशन, क्या रही आपकी ये डिफिनेशन, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें आपका क्या हुआ करता है, नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहा किया करते हैं। अब उस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्रियात्मक समूह का नाम, 2 कॉलम बना दे रहे हैं, पहले वाला कॉलम छोटा रखिएगा, दूसरा बड़ा रख करके लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या बना सकते हो, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, ये सब आपको बता सकते हो, ध्यान दीजिए। तो अब आपका क्या हो गया, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल आपको दे रहा हूँ, इसलिए इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन कौन से आपके क्या हुआ करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। पहले हम बता रहे हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक, तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हुआ करता है, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं साइनाइड। साइनाइड या इसका एक नाम और होता है आजकल जो बोला जाता है वो है नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइल, अब इसका जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखा जाता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे R और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड क्या N, मतलब यहाँ पे जो ये बैलेंसिंग खाली है वहां पे आप हाइड्रोकार्बन की चेन लगा सकते हो, यहाँ मेथिल भी रख सकते हो, यहाँ एथिल भी रख सकते हो, C2H5 भी रख सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, जो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, नाइट्रोजन। अब आप देखिए इसमें नाइट्रोजन आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आपका नंबर पहला बता दिया मैंने। क्रियात्मक समूह में सबसे पहला जैसे जो नाइट्रोजन युक्त आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें आपका साइनाइड होता है, या इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N करके लिखा जाता है, या R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड करके यह लिखा जाता है। ऐसे दूसरा आपको हम बता रहे हैं, दूसरा जो हुआ करता है उसका अगर हम नाम करेंगे तो आपको बता रहे हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल क्या बोलोगे इसको। आइसो का मतलब होता है कि चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तो यही आपका क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड। और OR क्या लिख सकते हो इसको, N ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, R। तो ये जो कंपाउंड कहलाता है यही आपका क्या कहलाया किया करता है, इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, आइसोसाइनाइड कहा किया करते हैं। ऐसे अब तीसरा आपका क्या हुआ करता है, तीसरा जैसे हुआ करता है आपका नाइट्रो, क्या हुआ करता है, नाइट्रो। नाइट्रो को हम लोग लिखा किया करते हैं NO2, यहाँ पे एल्किल ग्रुप के साथ आपका ये जुड़ जाता है, या OR क्या लिख सकते हो इसको, RNO2 लिख सकते हो। यहाँ पे आप CH3 रख सकते हो, C6H5 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, जो भी रखोगे वो आपको मिलता जाएगा यहाँ पे। फिर चौथा आपका क्या हुआ करता है, चौथा आपका जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक एमीन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्राथमिक एमीन की। प्राथमिक एमीन को अगर लिखा जाए तो ये बॉन्ड खाली रहता है और फिर यहाँ पे क्या होता है, NH2 ऐसे लिखा जाता है। और OR करके अगर आप लिखेंगे तो R के स्थान पे यहाँ पे जो बॉन्ड खाली है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, RNH2। ये जो लिखा गया है, ये जो जनरल सिंबल है वो किसका हुआ करता है, आपके किसका, एमीन्स का हुआ करता है। किसका हुआ करता है, ये एमीन्स का, ये क्या हुआ करता है आपका जनरल फार्मूला हुआ करता है। प्राथमिक एमीन्स, ये NH2 अगर कहीं पे है और वो उसके साथ साथ एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो NH2। अभी हम केवल आपको एक टेबल दे रहे हैं कि आप उस टेबल्स के थ्रू जान सकते हो कि इतने कंपाउंड्स ऐसे हैं कार्बनिक यौगिक कि जिसमें क्या हुआ करता है, आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। अब ऐसे पांचवा क्या हुआ करता है आपका, इसी के प्राथमिक एमीन के बाद क्या होती है आपकी द्वितीयक एमीन, या इसी को हम लोग 2,0 एमीन कहते हैं। 2,0 एमीन में यही प्राइमरी एमीन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और एक एल्किल ग्रुप बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए इसे 2 करके, और ये N और फिर ये H, ये अगर ऐसा लिखा गया है तो ये जान लीजिएगा 2,0 एमीन है। और OR करके क्या लिख सकते हो, R, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, R, और ये फिर क्या हो जाएगा, NH। और ये जो आपका, अब देखिए दोनों बैलेंस जो खाली है वहीं हमने एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ एक बैलेंस ही खाली थी हमने एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गई आपकी द्वितीयक एमीन हो गई। तो ये चीज तो क्लियर हो गई है पहले, एमीन्स नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
और मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताया, यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स के रूप में। तो जो ये एग्जाम्पल्स आप लोग लिख रहे हो उसमें मैंने क्या बताया, 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका फिर जनरल फार्मूला क्या हुआ करता है ये मैंने बता दिया। तो पहला हुआ साइनाइड या नाइट्राइल, CN कहिएगा तो साइनाइड है, और फिर आइसोसाइनाइड इसी का रूप चेंज हो जाया किया करता है, उसको आइसो कहा करते हैं, जान लीजिएगा। मेथिल आइसोसाइनाइड आप लोगों ने सुना होगा, जो भोपाल में उसका क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, वो एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। और ये बहुत जान लीजिए साइनाइड जो होते हैं बहुत जहरीले कंपाउंड होते हैं, इन सब में विषाक्त का नेचर होता है, पॉइजनस नेचर होता है। फिर ऐसे मैंने बताया नाइट्रो आपने देख लिया ये हुआ करता है। फिर प्राथमिक एमीन बताया, अभी एमीन की डिटेल हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही एमीन है। तो ये NH2 अगर है तो वो प्राइमरी एमीन है, और फिर एक हाइड्रोजन कम होकर के एक एल्किल ग्रुप बढ़ गया तो वो NH आ गया। तो आप देखिए यहाँ दोनों बैलेंसी खाली थी, दोनों बैलेंसी पे मैंने एल्किल या एरिल, आप जानते हो R मीन्स एल्किल या एरिल होता है। एरोमेटिक रिंग भी जोड़ सकते हो और एलिफेटिक रिंग भी जोड़ सकते हो। आगे भी कुछ का 2 एग्जाम्पल्स हैं, उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए क्या हुआ करता है आपका। आप जैसे इसको हम इरेज कर रहे हैं भैया, तो आगे इसके ऊपर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे जो स्पेस है लेकिन ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब। अब जैसे इसी के नीचे 4 5 हुआ यहाँ पे, 5 के बाद छठा ऊपर आइए। अब अगला है आपका जैसे तृतीयक एमीन, क्या है आपके पास, तृतीयक एमीन। अब ये तृतीयक एमीन हुआ करती है, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो तब की बात एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और एक एल्किल ग्रुप और आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये हो गया आपका EN। नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है, अब तीनों बैलेंसी पे एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग अगर और अच्छा लिखें तो R सिंगल बॉन्ड N, फिर इस सब बैलेंसी पे R जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R। कुछ लोग और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं R3EN। इसको अगर आप लिखना चाहते थे तो OR करके R2ENH भी लिख देते हैं कुछ लोग। तो ये अपना स्टाइल है, इसीलिए देखिए इस कॉलम को मैंने कहा था पहले से इसको बड़ा रखिएगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा लेक्चर पहले एक बार पढ़ा किया करो, पूरा देखा किया करो, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नोट्स अच्छी बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। और अगर आप पहले कुछ नहीं करोगे, नोट्स से प्रिपेयर करने लगोगे तो आपको स्पेस भी और ये सब चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए बढ़िया सा देखिए, पहले समझिए पूरा टाइटल को, जानिए, तब फिर लिखने का प्रयास कीजिए। अब ऐसे 7वां जो हुआ करता है, वो जो 7वां होगा आपका, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां आप दिखा दीजिएगा एमाइड। क्या हुआ करता है आपका, एमाइड। एमाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो C और यहाँ ONH2 ये हो गया, या इसको C डबल बॉन्ड ONH2 करके भी लिख सकते थे, और OR इसको आप क्या लिख सकते थे, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है NH2। अगर ऐसा लिखा जाए तब भी ये क्या समझा जाता है, आपका ये एमाइड है। क्या है आपका, ये एमाइड है। और फिर आपके पास लास्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको हम लोग कहा करते हैं एजो ग्रुप। क्या कहा करते हैं, एजो या डाइजोनियम ग्रुप भी कुछ लोग कहते हैं उसको, चाहे एजो ग्रुप कहिएगा और चाहे फिर क्या कहिएगा, डाइजोनियम ग्रुप कहिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है En2X। इसको एजो या आप कह सकते हो डाइजोनियम भी ग्रुप कुछ लोग बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट बनाए जाएंगे अभी आपको आगे। और यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, OR आप लिख सकते हो REN2 और क्या X। तो आपने कुछ देखा, ये सब जितने भी हैं ये सब फंक्शनल ग्रुप है। क्या है आपके यहाँ, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, और जिसमें कौन सा एटम आपका प्रेजेंस है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंस है। इसीलिए इन सबको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहा किया करते हैं। बात कंफर्म हो गई एकदम विधिवत। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है नाइट्रोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे साइनाइड हो गया आपका, देखिए देखते चलिए, साइनाइड या नाइट्राइल हो गया, दूसरा आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या हो गया, नाइट्रो हो गया आपका, फिर प्राइमरी एमीन हो गई आपकी, फिर सेकेंडरी एमीन हो गई, फिर टर्सरी एमीन या 3,0 एमीन, इसको 3,0 एमीन बोलते हैं, इसको 1,0 एमीन बोलते हो, इसको 2,0 एमीन बोलते हो। जैसे एल्कोहल पढ़े थे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो ये सब चीजें आपको एकदम कॉन्सेप्ट पे इसीलिए है। और फिर ये एमाइड हो गया, इसको एजो भी कह सकते हो आप लोग। तो आपके इतने जान लीजिए फंक्शनल ग्रुप हैं,
इसलिए जान लीजिएगा कि कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब भूमिका निभाते हैं। फास्फोरस भी कहीं कहीं आ जाता है, जान लीजिएगा। मैग्नीशियम भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इतना आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको आप बढ़िया सा एक बना लीजिएगा। नहीं तो कोई कहेगा कि नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड है, तो आप दिखा सकते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम यहीं पे इतने फंक्शनल ग्रुप से कितने कंपाउंड बना सकते हैं, आप सोचिएगा, एक बार विचार कीजिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक है, या जो हमारा आज का क्या है, मेन लेक्चर है। अब हम स्पेशली जो इसमें स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, एमीन्स के बारे में। तो एमीन्स का हमको टोटली पूरा यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हम पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि एमीन्स किसे कहते हैं या एमीन्स क्या है। तो पहले एक प्यारी सी हेडिंग लगेगी आपकी खूबसूरत, एमीन्स किसे कहते हैं या एमीन्स क्या है। इतना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेंगे, तब आगे हम लोग चलते हैं। मिट जाओ। तो ध्यान दीजिएगा भैया, एमीन एमीन्स भी अगर कहोगे तो एमीन्स। सबसे पहली चीज आपको हम बताया कि अगर, तो जैसे मैंने जब एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आपको बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि वो सब अगर सही से देखा जाए तो वो जल के डेरिवेटिव्स थे। जितने भी हैं सब एक दूसरे से व्युत्पन्न किए गए हैं, सबको निकाला गया है। मेन तो आपकी वही सब कंपाउंड है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इन सब कंपाउंडों को आपको रिसर्च करके बनाया गया। तो वैसे ही जो एमीन, तो एमीन जो शब्द है मीन, तो ये निकल के कहाँ से आया जानते हो? अगर आपको जब अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तो एक है आपकी अमोनिया। अमोनिया वहाँ एक लिगेंड के रूप में काम करती है, तो अमोनिया का एमीन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकदम सीधा सीधा कर कह दें तो एमीन को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है। एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया because which are produced by the ammonia hydrogen substituted by alkyl or aryl group। एमीन जो हुआ करता है इसको अमोनिया का क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न माना जाता है। व्युत्पन्न का मतलब जैसे बेंजीन के कई व्युत्पन्न है। अब जैसे मूल मात्रक होता है, मूल राशियां होती हैं, तो मूल मात्रक से जो उत्पन्न किए जाते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जान लीजिएगा। तो जो मूल इसमें जो बेसिक थीम है वो आपकी अमोनिया है। और उसी अमोनिया के हाइड्रोजन को अगर हम एल्किल से द्वारा या एरिल द्वारा क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो जो ग्रुप प्राप्त होता है वही आपका एमीन कहलाता है। अब बात यहाँ ये फंसती है कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को अगर हटाओगे एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा तो प्राइमरी एमीन मिलेगी, और अगर दोनों हाइड्रोजन को हटाओगे तो द्वितीयक मिलेगी, और अगर तीनों को हटा दोगे तो क्या मिल जाएगी, तृतीयक। आइए देखिए, थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ये आपकी अमोनिया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन आपने हटाया और यहां से फिर एक उसमें एल्किल या एरिल ग्रुप प्लस कर दिया। अब जब एक हाइड्रोजन यहां से हटा तो यहां बचा क्या, NH2। अब यहां पे एक बैलेंसी पे ला करके रख दीजिए, ये आपकी बन गई। इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन्स या 10 एमीन्स कहते हैं। ऐसे ही अगर आपने क्या किया, इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को हटाया और 2 एल्किल या एरिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो अब जब 2 हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ बचा क्या, NH, और दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे 2 एल्किल ग्रुप लगा दी हो तो ये बन गया R। और ये जो है आपका क्या कहलाता है, 20 एमीन्स कहलाता है। और या तो फिर आप क्या कीजिएगा, तीनों हाइड्रोजन को हटाइए, और जब तीनों हाइड्रोजन को हटाइए तो 3 एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ दीजिए, और जब 3 एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो तीनों हाइड्रोजन भाग गया, नाइट्रोजन बचा। आप 3 हाइड्रोजन लगाना है तो आप चाहे एक दिशा में लगा दो चाहे तीनों दिशा में लगा दो। ये देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे R2NH करके, और इसको R3N करके लिख सकते थे। तो एक मैंने यहाँ से आपको समझाने का प्रयास किया। अब देख लीजिए इन सबको किससे उत्पन्न किया जा रहा है, ये आपकी क्या है, ये अमोनिया है। और अमोनिया के अगर एक हाइड्रोजन को हटाया गया तो प्राइमरी एमीन बनी है, दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया किसके द्वारा, वेयर R इज एल्किल और एरिल। R जो हुआ करता है इसके स्थान पे हम एल्किल
रख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डेरिवेटिव्स है किसका, अमोनिया का। अब पूरी बातें हमको एकदम विधिवत तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। पूरी बात एकदम डाउट जो था आपका वो पूरा हमने क्लियर करने का प्रयास किया। जान लीजिए कि एमीन्स को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है, और जब अमोनिया के, ध्यान दीजिएगा, जब अमोनिया क्या है, एक अणु है, अमोनिया गैस है ना, अणु कहा जाता है इसको। अमोनिया अणु के हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक ही क्या कहलाता है, आपका एमीन्स कहलाता है। जब अमोनिया अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को एमीन्स कहा किया करते हैं। जैसे आपके सामने दिखाया गया, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन को हटाया गया, यहाँ दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया, और यहाँ कितने हाइड्रोजन को हटा दिया गया, तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया। तो ये बेसिक है, और बेसिक अगर आपको कंफर्म होता है तब फिर चैप्टर की हम न्यू को क्या किया करते हैं, कंफर्म किया करते हैं। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले लैंग्वेज लिखिए तब फिर इसको प्यारा सा अच्छा से एकदम बनाते चले। ये हमारा समझाने का एक तरीका था, पहले आप समझ लीजिए पूरी बात को, पहले सानो तब जानो, जान लीजिए। तो आइए लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एमीन को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक, पहली लाइन, एमीन्स को क्या कहा जाता है, अमोनिया का क्या माना जाता है, व्युत्पन्न माना जाता है, जब अमोनिया के, ध्यान दीजिए, 1, 2 या सभी, 3 तो है ये, 3 सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को या सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एमीन्स को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एमीन एमीन अमोनिया। देखिए वहां से पूरा वही शब्द लिखा गया। और फिर जब अमोनिया के 1 या 2 या सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को, या तीनों कर दीजिए, चाहे यहां पे या 2 या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल लिख दिया मैंने सिंबल, एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जब अमोनिया के 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को, तो प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को या यौगिक को, ध्यान दीजिए, जो ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसी को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। बस एकदम पूरी एकदम पैकेज के रूप में इसकी डिफिनेशन है, जान लीजिएगा। जब एमीन का मतलब सीधा सा है कि इसमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर देंगे, तो जो प्राप्त कार्बनिक यौगिक होता है उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एमीन्स कहा किया करते हैं। अब जैसे मैंने उसको विस्थापित किया था, अब आपको अमोनिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला क्या हुआ करता है, पहला देखिए, पहली कंडीशन क्या है, NH3। अब आपने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया और एक एल्किल या एरिल ग्रुप प्लस कर दिया,
तो अब यहीं पे क्या हो गया आपका R, ये क्या बन गया ENH2। तो ये आपकी क्या है अमोनिया है, क्या है ये अमोनिया, और ये आपका क्या मिल गया प्राथमिक एमीन, और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं 1,0 एमीन, इसके नाम से 1,0 एमीन। तो ये हो गया, ध्यान दीजिए आपका। दूसरा, अगर आपकी बार इस अमोनिया के दो हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे -2H और फिर +2 एल्किल या 2R एल्किल या एरियल ग्रुप। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे आप लिख लीजिएगा R2 और फिर क्या लिख सकते हो NH, या OR क्या लिख सकते थे R, यहाँ पे क्या N फिर H। तो अब ये जो मिला है देखिए, 2 हाइड्रोजन हट गया है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप आके जुड़ गया है उसी के स्थान पे स्थापित, तुम हटो हम आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है भैया, ये आपकी क्या है द्वितीयक एमीन, जान लीजिएगा। और फिर इसको हम लोग एक नाम से और जाना करते हैं 2,0 एमीन्स। अब ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं यदि एमीन समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब आप जान लीजिएगा। और N समूह अगर किस कार्बन जुड़ा होता है द्वितीयक से, लेकिन आप लोग इतना केवल याद रखो कि इसमें NH2 होगा, इसमें NH होता है। बात समझ में आ गई सबको। तो अब फिर अगली चीज तीसरा, अब की बार हमने क्या किया कि इस अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया, और जब तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहाँ -3H और ये प्लस क्या हो गया 3 एल्किल ग्रुप, और जब 3 एल्किल ग्रुप ऐड किया तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे R3N, और या OR क्या लिख सकते हो R सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पे EN, और इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हो 3,0 एमीन, क्या कह सकते हो 3,0 एमीन। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये तीनों प्रकार का मैंने एकदम समझा दिया, पूरा एकदम डेरिवेटिव्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। और ये एक बार एग्जाम में आया था कि एमीन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखिए। तो जितना ये 2 नंबर के पैकेज में आया था वहां पे क्वेश्चन के रूप में, तो आप इस 2 नंबर के मैटर को पूरा लिख सकते थे। अब आप R का मान यहाँ CH3 रख दीजिए, मेथिलेमीन बन जाएगा, C2H5 रख दीजिए, एथिलेमीन बन जाएगा। यहाँ पे आप CH3 रखोगे तो 2 बार डाई मेथिलेमीन बनेगा, अगर एथिल रखोगे तो डाई एथिलेमीन रखेगा, अगर मान चेंज कर दोगे तो एथिल मेथिलेमीन ऐसे बनेगा। तो आप जान सकते हो, यहाँ तीनों सेम रखोगे तो ट्राई मेथिलेमीन बनेगा, ट्राई एथिलेमीन बनेगा, 2 सेम कर सकते हो, 1 डिफरेंट कर सकते हो। तो ये सब पूरा डिटेल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए अभी, जब हम आपको बताएंगे एमीन का क्लासिफिकेशन। तो इतना चीज तो एकदम पूरा डाउट क्लियर हो गया ना। पहली चीज मैंने आपको इसलिए जो चैप्टर है उस चीज को पहले एकदम कंफर्म कीजिए। तो चैप्टर का नाम रखा गया, जैसे आपका नाम रखा गया तो आपके भी नाम के पीछे कुछ कहानी होती है, तो वैसे ही पूछिएगा कभी अपने पेरेंट्स से तो आपको बताएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, साइंस में भी होते हैं, वर्ड को समझना सबसे बड़ी चीज होती है। और वर्ड अगर आपकी समझ में आ जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बेसिक एकदम पकड़िए पहले, और अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एमीन्स, एमीन के प्रकार। चलिए एकदम बढ़िया सा ऐसे धीरे धीरे आराम से चलते रहिए, तो आपके लिए एकदम समझ में आता रहेगा विधिवत जाने। तो भैया हम बात करेंगे एमीन्स के प्रकार, और प्रकार की अगर हम बात करें तो आपको एकदम दिख भी रहा होगा कि मैंने कितने प्रकार की एमीन अभी उत्पन्न किया था। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो यहाँ पे अब आपको क्या बताएंगे, एमीन्स के प्रकार या एमीन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, ये आपके लिए आता है। एमीन्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। द एमीन्स आर जनरली 3 टाइप्स एंड द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप टू द एल्किल और एलिल ग्रुप। अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन के आधार पर देखें तो एमीन 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एमीन, एक सेकेंडरी एमीन और एक टर्सरी एमीन, जो मैंने भी लिखा भी था। एमीन्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अगर वैसे कहें तो फिर तो एक एरोमेटिक होती है और एक एलिफेटिक होती है, ये भी होती है। लेकिन हम जब वो पकड़ लेते हैं इसमें एरोमेटिक एलिफेटिक तो समझ जाते हैं बच्चे की बेंजीन के साथ जुड़ा एरोमेटिक है, बाकी सब एलिफेटिक है।
तो आप समझ जाते हैं वहां पे, लेकिन इसी की जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एमीन्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एमीन्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक एमीन, या इसी को हम लोग 1,0 एमीन्स कह सकते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 20 एमीन। और तीसरा होता है भैया तृतीयक एमीन, और इसको हम लोग कहा करते हैं 30 एमीन्स। तो एमीन्स 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया प्राइमरी एमीन, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी एमीन, तीसरा हो गया टर्सरी एमीन। और प्राइमरी एमीन को हम लोग 10 एमीन कहते हैं, सेकेंडरी एमीन को हम 20 एमीन कहते हैं, और टर्सरी एमीन को हम लोग क्या कहते हैं? 30 एमीन कहते हैं। अब हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या? प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन्स क्या होता है और इनका क्या सामान्य सूत्र होता है और इनका क्लासिफिकेशन क्या हो, सॉरी इनका नाम कैसे लिखा जाता है, और कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो इसीलिए ये आगे वाला लेक्चर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए थोड़ा हम ध्यान देते हैं। पहले अब हम सबसे पहली चीज बात करेंगे किसकी? प्राइमरी एमीन की। तो बात कीजिए भैया, प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होगा? अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु, यहां पहले हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 प्राथमिक एमीन या 10 एमीन। चलिए, अमोनिया अणु के एक हाइड्रोजन, प्राथमिक मतलब पहला मतलब एक, केवल एक का एल्किल ग्रुप इसमें रहेगा बस। जब अमोनिया अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक को प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसकी लैंग्वेज, अमोनिया अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन परमाणु को, ये लाइन याद रखिएगा, एल्किल या एरिल, एल्किल या किससे? एरिल समूह से विस्थापित करने पर, एल्किल या एरिल समूह से क्या करने पर? विस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला या होने वाले कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को प्राथमिक एमीन कहते हैं। एकदम सीधा, देखो एकदम बढ़िया सी इसकी हेडिंग आ गई। अब आपको अगर कहेगा कोई कि व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी एमीन्स व्हेन अमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑफ वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्किल और एरिल ग्रुप ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन्स। जब अमोनिया अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो जो प्राप्त होने वाला कार्बनिक यौगिक होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई 20 एमीन की डिफिनेशन पूछेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप दौड़स्ता इसे बता दोगे, जान लीजिएगा। अमोनिया अणु के जहां एक लिखे हो वहीं 2 हाइड्रोजन परमाणु कह दीजिएगा बस।
दो हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल एरियल समूह द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त समूह को हम लोग प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक को द्वितीयक एमीन कहते हैं। पूरा अपने आप डिफिनेशन। और अगर फिर तृतीयक कहेगा तो अमोनिया अणु के 3 हाइड्रोजन परमाणु को, कितने? तृतीयक माने 3, द्वितीयक माने 2 हाइड्रोजन, और प्राथमिक मतलब केवल 1 हाइड्रोजन। यही कॉन्सेप्ट है, यही न्यू है, यही पकड़ने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए तब। अब जैसे आपका क्या हुआ करता है, फिर आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनका कभी कभी सामान्य सूत्र भी पूछा जाता है, इसलिए लिख भी दे रहा हूं। इनका सामान्य सूत्र RnH2 होता है। चलिए, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? RnH2 होता है। अब जैसे आपको बनाना चाहिए तो शुरू में भी बना के दिखाया था कि कैसे एक हाइड्रोजन को हटाते हो, यहां पे भी बना सकते हो। तो ये क्या है? NH3। डिफ्रेशन को क्लियर कीजिए एकदम। आप एक हाइड्रोजन हटाइए, माइनस करिए और एक एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, तो फार्मूला मिल गया क्या? RnH2, जो वहां पे भी लिखे थे यहां पे फिर से लिख लीजिए, दौड़ेगा नहीं, काटेगा भी नहीं, ये जान लीजिए। तो ये अमोनिया है। अब ये जो आपको मिली, ये क्या मिली? प्राथमिक एमीन। क्या मिला भैया? ये प्राथमिक एमीन। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया एल्किल एरियल ग्रुप द्वारा, और यहाँ पे इस चीज को चाहे लिख लो चाहे जहां बैठा लो। R मीन्स एल्किल और OR क्या हुआ करता है? ये एरिल। R मीन्स क्या होता है? एल्किल या एरिल ग्रुप होता है। तो ये जो R की वैल्यू है आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दे रहा हूं, और ध्यान दीजिए, थोड़ा कुछ बातें आप ध्यान दीजिए। इनका जब हम नामकरण करते हैं तो इनका नामकरण करते समय अगर हम लिखते हैं तो पहली चीज तो नामकरण करते समय हम क्या किया करते हैं? सबसे पहले इनको किसके रूप में लिखते हैं? एल्किल एमीन के रूप में, साधारण रूप में एल्किल एमीन के रूप में, तथा IUPAC नेम में जब IUPAC नाम लिखते हैं तो कार्बन की जो जनक श्रृंखला होती है, तो पैरेंट चेन होती है, मेथेन, एथेन, ये सब, उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एमीन अनुलग्न। क्या जोड़ दिया कर देते हैं? एमीन। इस चीज को याद रखिएगा, एमीन, ये ध्यान दीजिएगा। एमीन अनुलग्न जोड़ देते हैं। सफिक्स जो होता है इसमें क्या जुड़ता है? एमीन जुड़ता है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं? एमीन अनुलग्न क्या कर देते हैं भैया? जोड़ देते हैं। यही इसका मतलब है। अब आप इनका पूरा एक डाउट नेट पूरा लिखा सकते हो, एकदम पूरा एकदम विजुअल इनको बना सकते हो, इनका एग्जाम्पल ले सकते हो। और अतः इनका IUPAC नेम, अब ध्यान दीजिए, एल्केने क्या हुआ करता है? एल्केने मीन। अब इसमें हिंदी में डाउट रहता है, NCERT में ऐसा लिखा है, कहीं कहीं अब इसको इंग्लिश लिख रहा हूं, देखिए एल्केने मीन, ये इसकी इंग्लिश होगी। एल्केन होता नहीं है, याद रखो। देखो जैसे मैंने बताया था, ये आपका क्या हो गया? एल्केन, और प्लस ये क्या है? एमीन है। तो जब ई और ए के बाद ए आपको मिल रहा है, AEIO के बाद सेम अगर आते हैं तो हटा दिया जाता है पहले वाले अक्षर को। तो जब हटाओगे इसमें तो पहला हो जाएगा LK और N और ये E हट जाएगा, तो AMINE, तो एल्केने मीन। और कुछ किताबों में जैसे पुरानी कैंसरबा वगैरह की बुकें हैं तो वहां एल्केना मीन भी लिखा गया है। दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। क्या है? एल्केना मीन और एल्केने मीन एक के बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्केने मीन या एल्केना मीन होता है। ये चीज सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। जब हम कॉमन लिखा करते हैं तो एल्किलेमीन के रूप में लिख देंगे, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, ब्यूटिलेमीन, आइसोप्रोपिलेमीन, सब लिख सकते हैं। लेकिन जब IUPAC नेम लिखा किया करते हैं तो IUPAC नेम में क्या करते हैं? जनक श्रृंखला में क्या जोड़ा किया करते हैं? एमीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमीन। और इसीलिए इनका IUPAC नेम जो होगा वो एल्केनेमीन और या तो फिर
ये इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स, उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। उदाहरण आपको देखने को मिलेगा ही, पहले इसको इरेज कर दे तब जान लीजिएगा। अब आपको जब इसका एग्जाम्पल्स लेना है तो एग्जाम्पल्स बनाते समय हमेशा याद रखा करो कि कॉमन नेम भी लिखा किया करो, आईपीएससी नेम भी लिखा करो, तो सबसे अच्छा आपके लिए रहा किया करता है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लिया करिए। तो चलिए भैया एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, पूरा एकदम समझा के छोड़ेंगे। जैसे यहां पे मैंने क्या लिख दिया? अणुसूत्र। 3 कॉलम बनाएंगे, अणुसूत्र। दूसरे में साधारण नाम, कॉमन नेम, ये हो गया अणुसूत्र, ये हो गया साधारण नाम। और तीसरा जो होता है आईयूपीएसी नेम। चलिए साधारण नाम एवं आईयूपीएसी नेम, चलिए ध्यान दीजिए। अभी मैंने बताया कि जो प्राइमरी अमीन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RnH2। क्या होता है? RnH2। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दिया, जैसे R का मान CH3 रख दिया तो CH3NH2 बन गया। देखिए R के स्थान पर रख दिया ना मैं CH3, तो बन गया ना। और कुछ लोग अगर सोचते R का मान H रख दे तो लिखिए, रख दीजिए R का मान H, HNH2 और जुड़ के बन जाएगा फिर NH3। तो अब तो कुछ समझ में आ गया होगा कि सब अमोनिया से उत्पन्न किए गए हैं। अब इसका जब नाम लिखोगे तो कॉमन नेम देखो मैंने बताया एल्किल एमीन के रूप में, तो ये एल्किल है, इसका नाम होता है मेथिल एमीन, हो गया आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम के बाद फिर हम क्या करते हैं, सॉरी कॉमन नेम के बाद आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो देखो कितना कार्बन है? एक कार्बन का मतलब मेथेन, और उसमें एमीन जोड़ देना है। मैंने कहा ना जनक श्रृंखला में क्या जोड़ देते हैं? एमीन। तो मेथेन प्लस एमीन तो वही हो जाएगा मेथेनेमीन या मेथेनामीन, दोनों लिख सकते हो। इंग्लिश इसीलिए कहता हूं अच्छा रहता है, आईयूपीएसी नेम में इंग्लिश सबसे अच्छा रहता है, जान लीजिएगा। और ये सब अगर आप एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ रहे हो तो उस बुक में ऐसे लिखा गया है मेथेनेमीन, ये लिखा गया, यही जान लीजिएगा मेथेनेमीन। मेथेन प्लस एमीन तो हो जाना चाहिए था मेथेनामीन या मेथेनेमीन, दोनों सही है, गलत नहीं है, नोट करिएगा। अब उसके बाद पहला तो हो गया। दूसरा एग्जांपल R का मान C2H5 रख दीजिए, हाइड्रोकार्बन चेन को बढ़ा दीजिए। अब देखिए कैसी एमीन है, ये एल्किल एमीन है, क्योंकि हमने भी R का मान यहाँ एल्किल रखा है। अब जैसे मैंने कर दिया CH3CH2NH2 या डायरेक्ट C2H5NH2 कर दिया, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं? एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और ये फिर क्या हो गई? एमीन। आपकी क्या बन गई? ये एथिल एमीन। अब आईयूपीएसी नाम लिखोगे, देखो 1 और 2 तक तो कोई वैसे जरूरी नहीं होता है कि आप स्थान बताइए कि कहाँ जुड़ा होता है। अभी देखिए पहले कार्बन से जुड़ा है ना, ये नंबरिंग करोगे तो यहीं से करोगे, इधर से ही नंबरिंग करोगे। तो अब क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? एथेन, और ये प्लस क्या हो जाएगा? एमीन। अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान दो, एथेन और ये प्लस एमीन। अब देखिए यहाँ ई है और यहाँ ए है, अब इंग्लिश में हट जाता है मालूम है, तो यहाँ पहला वाला हटेगा, पहला वाला अक्षर हटता है तो क्या हो जाता है? ए थे हो गया, और फिर एन, और अब ई हट जाएगा और यहाँ फिर ए, यहाँ तो है ही एमीन। अब आप बताइए यही है। अब चाहे इसको एथेनामीन पढ़ो चाहे एथेनेमीन पढ़ो, एनी वंस कोई भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ समझ लीजिए, जब मैं आपको पूरा एकदम जितना भी आपका डाउट्स है उस पूरे डाउट को एकदम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एथेनेमीन, जो एनसीईआरटी पैटर्न है बुक होगी तो वहाँ बुक में आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा देख सकते हो, एथेनेमीन जान लीजिए। अब जैसे ऐसे आपका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा CH3CH2 और ये क्या हो जाए? NH2, ये भी एक एग्जाम्पल से। अब नीचे हम इरेज कर दे रहे हैं, नीचे इरेज कर देंगे तब आपको क्या हो जाएगा, पूरा एकदम वीडियो समझ में आ जाएगा, जान लीजिएगा। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे
तो इसका जब नामकरण करेंगे भैया, तो इसके नामकरण करते समय सबसे पहले चीज तो पहचाना किया करो कि कौन सा कंपाउंड नॉर्मल है, कौन सा क्या है आइसो है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखिए तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, और फिर 1 2 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हो प्रोपिल, क्या कहते हो प्रोपिल, और ये फिर क्या हो जाएगा एमीन, नॉर्मल प्रोपिल एमीन, यही है इसका आईपीएसी। लेकिन जब आप देखिए आपका ये क्या हो गया 3 कार्बन हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे क्या प्रोपेन और प्रोपेनेमीन। ये भी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पहले कर देते हैं कि प्रोपेन, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोपेनेमीन, और फिर क्या होगा यहाँ पे पहले कार्बन जुड़ा है तो ये इसको हाइफन लगा के 1, क्यों इसमें 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये NH2 यहाँ से भी जुड़ सकता है लेकिन चेन वही रह सकती है पूरी। इसीलिए जब 3 कार्बन की श्रृंखला आ जाती है तो वहां पे हम क्या किया करते हैं उन सबका नाम में पोजीशन भी दिखा देते हैं। तो या इसको आप कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं प्रोपेन और फिर 2 हाइफन क्या कर देते हैं 1 हाइफन क्या कर देते हैं एमीन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन हो गया और पहले पे एमीन है, तो प्रोपेन हाइफन 1 क्या हो गया एमीन हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। अगली चीज में जैसे अब जो मैं कह रहा था वही करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा CH3 और CH, और यहीं से मैंने आप देखिए जोड़ दिया क्या NH2, और यहाँ का H जो था इधर चला गया, यहाँ से H निकला यहाँ चला गया और ये NH3 इधर आ गया। तो अब ये जो बना, अब इसका अगर कॉमन नाम लिखोगे तो याद करो ये कौन सा है CH3 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे आइसोफॉर्म। ये क्या है आपकी आइसो, और इसको हम लोग कहेंगे प्रोपिल और फिर एमीन। कॉमन नेम इसका हो गया आइसोप्रोपिल एमीन। अब जब ये कॉमन नेम इसका हो गया आइसोप्रोपिल एमीन, तो आईपीएसी नेम लिखोगे तो नंबरिंग करोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो आप देखो दूसरे कार्बन पे एमीन आ रहा है, तो पहले 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया प्रोपेन, और फिर उसके बाद 2 हाइफन क्या हो गया ये एमीन। देखिए अब आपको जो मैं पहली बात बता रहा था कि दोनों में जो डाउट्स है वो देखिए एकदम क्लियर हो गया। ये आइसो फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, ये आपकी सॉरी ये नॉर्मल फॉर्म में, ये आइसो फॉर्म में। यहाँ देखिए अब नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे दूसरे पहले पे था इसलिए 1 एमीन लिखा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया 20 एमीन लिख दिया। अब ऐसे का और आप एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे ये आपकी हुआ करती है बेंजीन रिंग है जान लीजिए। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे अगर ये जुड़ी है तब तो इसका तो हम लोग क्या किया करते हैं, जैसे अब इसका नाम अगर कहोगे तो इसको कुछ लोग एमिनो बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एमिनो बेंजीन। लेकिन जब इनका सबका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो मैंने बताया था कि जो ये बेंजीन हुआ करती है इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई हिट हुई तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्या बता दिया जाता है बेंजीन, और प्लस क्या हो जाता है ये एमीन। तो इसी को अगर आप लोग ऐड करके पढ़ोगे तो ये हो जाता है बेंजेना या बेंजेनामीन या बेंजेनामीन, क्या हो जाता है ये बेंजेनामीन, ये जान लीजिएगा। तो इसको बेंजीन प्लस एमीन, इसीलिए इसको क्या कहा गया बेंजेनामीन। और बेंजेनामीन जो बना हुआ है आपका, इसका एक नाम और होता है, वो चाहे आईपीएसी नेम में ये भी लिख दीजिएगा, ये क्या होती है एनिलीन। आईपीएसी नेम में इसको एनिलीन भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है बेंजेनामीन। ये एक प्रकार की आपकी क्या है एरोमेटिक एमीन्स है। कैसी एमीन है आपकी एरोमेटिक एमीन्स है। तो ये एरोमेटिक एमीन्स का नामकरण ऐसे किया जा सकता है। जैसे अगर आप इसका कुछ डेरिवेटिव्स लेना चाहते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स में मैंने यहाँ कर दिया NH2 और यहाँ पे ये रिंग लगा करके इसके साथ यहाँ क्या कर दिया मेथिल कर दिया। अब आप इसका नामकरण करेंगे तो इस तरीके से जब कंपाउंड होते हैं इनका नामकरण किया जाता है। तो पहले इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है तो 1 2। अब जब इसका नाम करोगे देखो ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और फिर उसके बाद क्या कह सकते हो एनिलीन, क्या कह सकते हो इसको एनिलीन। ये इसका क्या हो जाता है, या कुछ लोग इसको ऑर्थोटॉलुलिन भी कहते हैं। तो 2 मेथिल एनिलीन, और आईपीएसी नेम अगर आप कहोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल, और ये हो गया 2 मेथिल, और ये पूरा क्या है बेंजेनामीन, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल बेंजेनामीन। तो
तो यहां से क्या हो जाए किया करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कुछ लोग आर्थोटालुइन भी कहते हैं। क्या कहा करते हैं, आर्थोटालुइन भी कहा किया करते हैं, लेकिन आप चाहे इस पे नाम पे रखिए चाहे उस पे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका पूरा एक क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने। और आईपीएससी ने में कॉमन नेम में तो एल्किल के रूप में लिख दीजिएगा सीधा, और आईपीएससी ने में ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कार्बन की जनक श्रृंखला को काउंट कीजिएगा और काउंट करने के बाद उसमें एमीन ऐड कर दीजिएगा बस। तो ये देखिए मेथेन एमीन, एथेन एमीन, प्रोपेन एमीन, और नामकरण तो करना थोड़ा बहुत जानते हुए होंगे। और ये जब एरोमेटिक वाली आती है तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, ये इसके लिए बेंजीन हीट है, तो इसलिए बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेनामीन चाहे लिखो और चाहे क्या लिखो, एनिलीन लिखो। तो ये आज आपकी यहाँ पे प्राइमरी एमीन क्या हुई, समाप्त हुई। अब आपको क्या किया जाएगा, सेकेंडरी एमीन इसके बाद बताया जाएगा इसके वाले लेक्चर में। तब तक आप लोग मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।